तो आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ करने होते हैं और मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम बनता है। तो क्वेश्चन नहीं, मतलब मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा डेट विल बी नॉट कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हमने जितने भी इक्वेशंस निकाले थे v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये सारे फार्मूलेज वगैरह इसमें वैलिड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब हम लोगों ने माना था तो उसी समय हम लोगों ने बोला था कि ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है और हम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह किया था। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन जब अगर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग इंटीग्रेशन से ए को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, फिर वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन से फार्मूलेज की बात हो रही है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू 2s, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सभी को नहीं लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को करना किस तरीके से, तुम्हें बस एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। इतना बात ध्यान में रखना है। डेट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ that velocity is equals to dx by dt and acceleration is equals to dv by dt। दूसरा चीज़ कि इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट उसका एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? एक स्टेप, जैसे डिफरेंशिएशन एक स्टेप नीचे जाना हुआ तो इंटीग्रेशन एक स्टेप ऊपर आना हुआ, इन्वर्स फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान रखना किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखना, डेल्टा वी रहता है, नॉट ओनली वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल ज़ीरो ही होता है तो इसमें हम लोग डेल्टा एक्स नहीं लिखते हैं। हाँ, चेंज इन पोजीशन जरूर बोला जा सकता है, लेकिन डेल्टा एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो वो डायरेक्टली एक्स ही देगा। तो ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है और ये सारे हम लोग को अप्लाई करना है फार्मूला। इसमें एक और फार्मूला इम्पॉर्टेंट होता है जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। बताया था ये फार्मूला, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। है ना, ये फार्मूला बताया था, तो ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस तुम्हें ग्राफ के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन तुम्हें वर्ड्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, बराबर। जैसे पहले वर्ड्स वाले करते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ वाले करेंगे। क्वेश्चन ऐसा दिया गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल whose acceleration is given by, पहले सिंपल क्वेश्चन,
a is equals to t, 60, and it started from रेस्ट पहला, दूसरा it started with speed 2 meter per second in the same direction of acceleration, and तीसरा कि if it, अच्छा तीसरा वाला लास्ट में करेंगे, पहले ये दोनों केस करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और फिर बताओ कि हाँ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों केस के लिए। पहले तुम लोग सॉल्व करो, फिर मैं करता हूँ। तो ये दोनों तरीका जो है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो पहला वाला तो काफ़ी आसान है। तो कंडीशन क्या दिया गया है कि इस जगह से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, मान लेता हूँ कि यू से स्टार्ट किया ये पार्टिकल चलना और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 60 लिखूँगा और एक्सेलरेशन को मुझे लिखना है dv/dt, दैट इज इक्वल्स टू 60, और फिर dv इज इक्वल्स टू 60 dt, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक, और ये 0 से लेकर के v तक। मान लेता हूँ किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, तो ये लिखा जाएगा v माइनस 0। लेकिन 0 कब लेंगे, जब टाइम 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, जो कि फर्स्ट केस में दे रखा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो v माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3t square, है ना, 6t²/2 विच इज 3t²। तो v इज इक्वल्स टू 3t², डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाएगा। अब कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं इंटीग्रेट, वो ऐसा a इज इक्वल्स टू 60 है, तो इस 60 का इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट। 60 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 6t²/2, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है, वेलोसिटी। और हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट को हमेशा साथ में रखते हैं। अब ये कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था, इसी को यहाँ पे पुट करना है। तो वेलोसिटी कितना है, 0, जब टाइम 0 था, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो अब हमारा फाइनल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा 60²/2 विच इज़ 3t²। तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम वो मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो लिमिट लगा करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो या फिर c का वैल्यू पुट करके कर लो। तो ये हमारे को अभी वेलोसिटी मिला है, अब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 3t² को इंटीग्रेट, 3t² को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t³ डिवाइड बाई 3, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट, और एक c हमेशा आता है। तो c को निकालने के लिए क्या करेंगे, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो मेरा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा t³, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए उसने बोल रखा है कि 2 मीटर पर सेकेंड से उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है। तो 2 मीटर पर सेकेंड से अगर इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है और इसका एक्सेलरेशन 60 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, a इज इक्वल्स टू 60, देखते जाना, कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताना, dv इज इक्वल्स टू 60 dt, और इंटीग्रेशन, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था, 2, और जब टाइम t तो वेलोसिटी कितना होगा, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में मुझे निकालना है, इक्वल्स टू 6t²/2, और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा
2 उस तरफ चला जाएगा, 2 प्लस ऑफ 3t²। यह वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा, dx विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 3t² dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 2t। कहाँ से कहाँ तक लिमिट तो देना पड़ेगा। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 ऑफकोर्स, और जब टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट x होगा, वो निकालना है मुझे। हो जाएगा 2t प्लस 3t³ डिवाइडेड बाय 3। तो इधर से आंसर आएगा 2t प्लस ऑफ t³। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर इसको सेकंड वाले मेथड से एक बार करके बताओ ना। ओके, सेकेंड मेथड देखो, मतलब कि वही ना, c का वैल्यू निकाल करके। तो ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन था 60²। ओह 60 था। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूँगा तो वेलोसिटी मिलता है। 60 को इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा 3t², और कांस्टेंट तो एक हमेशा आता है। अब c निकालना है, तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2। पुट कर लो, इनिशियल वेलोसिटी 2 और ये 0, c का वैल्यू आ गया 2। तो मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा निकला, दैट इज इक्वल्स टू, ये देखो 3t² प्लस ऑफ 2। अब इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3t³ डिवाइड बाय 3 प्लस ऑफ 2t, और एक कांस्टेंट c। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल्स टू 0 पे हमेशा 0 ही होता है। तो x कितना हो जाएगा t³ प्लस ऑफ 2t। सही है क्या? ऊपर देखो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। a particle started particle was moving in the negative x direction with the speed of 20 meter per second from x is equals to -4. If an acceleration starts acting on it in positive x direction, which is given by a is equals to मान लो a is equals to, चलो ना सिंपल ही लेते हैं 60, then find position as a function of time। सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेना चाहिए कि ये किस जगह से स्टार्ट किया और किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो फंक्शन मैंने पूछ लिया, अगर ये निकल गया तो बाकी सारे काम आसान हो जाते हैं। 20 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है,
t इज इक्वल टू 0 पे, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है डेट इज़ 60, और किस जगह पे x इज इक्वल टू -4 पे, x इज इक्वल टू -4, और तुम्हें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। तो a इज इक्वल टू है हमारा 60, ठीक है, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन कैसे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड को हमेशा कम करेगा। तो मुझे इस जगह पे जो a लिखा है 60 प्लस में, उसे लिखना होगा माइनस में। अगर मैं माइनस नहीं लिखूँगा तो ये मेरे को आंसर गलत देगा, तो इधर लिखा जाएगा माइनस ऑफ dv बाय dt इज इक्वल टू 60, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, -60 dt इंटीग्रेट, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी था -20, +20 नहीं लिखेंगे, और जब टाइम t होगा उस समय वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हो जाएगा v माइनस माइनस +20 इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रहने दो, 60 है तो उसका इंटीग्रेशन t²/2 मतलब 3t², तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया 20 माइनस में, और माइनस ऑफ 3t²। एक मिनट, फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है कि अभी हम लोगों ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, बराबर। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर हमारा ये डायरेक्शन में ही होता और एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फिर ए को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ dv/dt। तो पहले वाले केस में हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, जिसके कारण से एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नेगेटिव हुआ था। खैर वो तुम लोग पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से ले रहे हो। तो फिर अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करा, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा, वेलोसिटी अभी हमारा निकला है, हमें पोजीशन अभी निकालना बाकी है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया डेट इज इक्वल्स टू -20 प्लस ऑफ 3t², ये चीज़। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx/dt इज इक्वल्स टू -20 प्लस 3t², और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो। सो dx इज इक्वल्स टू -20 प्लस 3t² dt, और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, जब टाइम 0 था तो उसका पोजीशन क्या था, -2 था ना, -4 था, -4 था, हाँ -4 है। तो ये -4, और जब टाइम t होगा तो उस समय पोजीशन मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -4 इज इक्वल्स टू -20t एंड प्लस t³। तो इधर से x आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू -4 -20t प्लस t³। दिस विल बी द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाता तो मैं इसको डायरेक्टली -20t प्लस t³ ऐसा लिख देते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में भी पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझ जाना कि वो क्या चीज़ है। -4 पहले से है, कोई कांस्टेंट है सामने, तो ऑफ कोर्स वो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, वो पोजीशन ही हो सकता है।
क्वेश्चन इसमें कैसे आ जाते हैं फिर कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं गिवन है तुम्हें, मान लो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू 3t सॉरी 4t माइनस 2 ये दे रखा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, पहला ये। और दूसरा फंक्शन अगर ऐसा गिवन हो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विच इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो 2 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये निकालना, दोनों केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए सेकेंड केस के लिए। सॉल्व करो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें वेलोसिटी गिवन है, तो मुझे पहले उसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। डेट विल बी 2t माइनस 2t है ना, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो c तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए डेल्टा x, तो वो हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस ऑफ x1, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। 0 पे तो 0 होगा, 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 4 और ये आएगा 4। ठीक है क्या? दूसरे वाले में पोजीशन ही एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वो ऑलरेडी ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था, 1 पे था, क्योंकि टाइम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है क्या? तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ पे होगा, पुट कर लो, x इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17 आ रहा है क्या फाइनल? अगर ये 17 है तो 17 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ 16 हुआ। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, वो डिस्टेंस भी पूछ सकता था। अगर मैं यहाँ पे प्लस ना दे करके माइनस कर देता तो तुमसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था। यहाँ पे इस जगह पे नहीं, इस जगह पे माइनस कर देता, और तुमसे अगर वो डिस्टेंस पूछता तो तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो यू टर्न तो नहीं मारा। अगर यू टर्न मारा होगा तो तुम्हें डिस्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड करके निकालना होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, समझ में आई ना? हाँ सर। हाँ हाँ ऐसा सर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पार्टिकल है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज उसके वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, क्या है? उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज उसके वेलोसिटी के बराबर है। तो पूछा गया देन फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या करना होगा, ए इज इक्वल्स टू वी दे रखा है ना, तो एक्सेलरेशन को कैसे लेकर के लिखा जा सकता है? ए इज इक्वल्स टू dv/dt। ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी अगर हम लोग लिख लें तो ऐसा हो जाएगा चीज़, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा, और डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू डी टी। और मुझे दोनों साइड इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन जाएगा बोलो? अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन वी
इज इक्वल टू टी, है ना। तो इधर से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, ये आ जाएगा। और वेलोसिटी को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज बेसिकली डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। और इसमें dt को उस तरफ सेंड कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। टाइम ज़ीरो पे ज़ीरो ही होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम t पे ये x, तो x कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर t पे लिमिट लगेगा एक ज़ीरो और एक t, तो कितना हो जाएगा e रेज टू पावर t और e रेज टू पावर ज़ीरो, e रेज टू पावर ज़ीरो कितना होता है 1, 1। तो आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर t माइनस ऑफ 1। So this is x as a function of time। ठीक है क्या, सर मैंने एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखा तो कुछ अजीब ही आ गया। तुमने v dv by dx लिखा तो उसमें क्या कर दिया तुमने, v कैंसर। v v कैंसिल हो गया, पर v dv by dx लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू dx, और मुझे इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये क्या निकल के आएगा, v इज इक्वल टू x। समझ में आया क्या, ये क्या निकल के आया, v इज इक्वल टू x, और फिर हाँ सर। इसको हम लोग लिखेंगे dx बाय dt इज इक्वल टू x, सो dx बाय x इज इक्वल टू dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो काइंड ऑफ फंक्शन वैसा ही आएगा, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन हमें दो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन उससे जो वैल्यूज़ निकलेंगे वो सेम निकलेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ln ऑफ x इज इक्वल्स टू टी दे देगा, और प्लस c कांस्टेंट होता है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो e रेज टू पावर t आएगा, और जो कांस्टेंट आएगा कुछ भी होगा वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बराबर। तो इंटीग्रेशन का तरीका अलग होगा, तो हमें थोड़े से अलग तरीके की चीज़ें मिल सकती है। समझ में आया क्या, ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी एक जो पार्टिकल है जो आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसका मास दे रखा है डेट इज एन, और बोला गया दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो पूछा गया देन फाइंड x as a function of time and also find acceleration। एक्सेलरेशन सॉल्व करो। बोल रखा था जब टाइम ज़ीरो था तो स्पीड जो गिवन था डेट वाज 1 मीटर पर सेकेंड, एंड जो पोजीशन गिवन था डेट वाज एक्स इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन के साथ सॉल्व करना है, करो। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी किसी जगह पे कांस्टेंट दे दिया जाता है, इसमें कांस्टेंट दिया नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज एक, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ऑलवेज एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स से सी है कांस्टेंट। तो जब टाइम ज़ीरो था तो उस समय ये सारे कंडीशंस दिए गए थे। जब टाइम ज़ीरो था तो u1 था, x1 था, और जो m का वैल्यू था
वो नहीं गिवन है उन्होंने, तो मैं सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ और उससे मैं सी का वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम एम रहने दो, वेलोसिटी कितना 1 का स्क्वायर और सी इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1, ये आ गया। तो इससे मुझे सी का वैल्यू निकल गया विच इज़ इक्वल्स टू m/2, है ना। तो मेरे पास अब काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे करके, that kinetic energy is equals to c times of x which is equals to m x/2। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम x/2। एम एम कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आ जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इस तरीके से आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। समझ में आ रहा है क्या ये चीज़। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स में कैसे लिखूंगा, रूट अंडर ऑफ एक्स। अब तो आसान है, अब तो इंटीग्रेट करना होता है। पूछा क्या चीज़ है, फाइंड एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो वी को लिखो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एक्स, और फिर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये नीचे आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करा। जब टाइम 0 था तो x कितना दे रखा था, 1 दे रखा था, और जब टाइम t है तो उस समय x कितना होगा मुझे वो निकालना है। तो ये कितना है, x⁻⁻⁻⁻⁻, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 होगा, -1/2 +1, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 रूट अंडर ऑफ एक्स, 2 रूट अंडर ऑफ एक्स, और लिमिट 1 से x तक इज इक्वल्स टू, ये तो t हो जाएगा। अब आएगा आंसर, तो ये इधर कर लो t/2 और रूट अंडर ऑफ x, और आ जाएगा ये माइनस ऑफ रूट अंडर 1 विच इज़ 1, सो रूट अंडर ऑफ x इज इक्वल्स टू t/2 + 1, सो x इज इक्वल्स टू t/2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया। समझ में आया क्या या नहीं आया। समझा सर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिया जा सकता है। बोला जाएगा कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो फिर तुम बताओ कैसा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो ये सारी चीज़ पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसमें एक ये भी चीज़ पूछा गया कि फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्योंकि तुम्हें ये चीज़ गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एक्स, सेकेंड भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। डिफरेंशिएट करो इसे, कैसे करके डिफरेंशिएट करेंगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। हाँ एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे v dv बाय dx वाला। तो v तो मुझे पता है, dv बाई dx पता करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, dv बाई dx विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर ऑफ एक्स, और साथ ही साथ नीचे आएगा -1, और ये 1/2 सामने आता है। समझ में आया ये चीज़। तो इंटीग्रेशन या सॉरी डिफरेंशिएशन कर लिया, ये चीज़ आ गया, और वैल्यूज़ को पुट कर लो। v का वैल्यू है रूट अंडर ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू है तुम्हारा 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स, रूट अंडर ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/2। समझ में आया क्या। हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स हम लोग का 1/2 रूट अंडर ऑफ एक्स आएगा, और ये आ जाएगा दिस थिंग। हाँ सर। एक क्वेश्चन सर और, तो इक्वेशन लगा सकते थे ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो। हमें अब पता चला है ना,
हाँ हमें सर। अब पता चला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन पहले तो नहीं पता था ना। जैसे कि अभी क्वेश्चन दूंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। बोला गया वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। 9 माइनस ऑफ 4 रूट अंडर ऑफ एक्स, कुछ नहीं नहीं, ये यहाँ पे रूट अंडर ऑफ एक्स नहीं है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4x। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी जो है वेरी कर रहा है। तो पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन, या फिर फाइंड, पहला ये फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। बहुत कुछ पूछा जा सकता है, इसको सॉल्व करके बताओ। का दो मेथड से करेंगे, एक लॉन्ग मेथड जो प्रोसेस से जाएगा और एक शॉर्ट मेथड जो कि देख के ही पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी डी वी बाई डी एक्स। तो तुम्हें वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, 9 - 4x है, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको। तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2v, और साथ में साथ आएगा वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। 9 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और -4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2। इसी जगह से आ गया एक्सेलरेशन। और फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसमें और ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मेरे शॉर्ट ट्रिक तरीके से, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 - 4x गिवन है। तो मुझे देख करके लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है लगभग लगभग इस इक्वेशन के जैसा लग रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s वाला फॉर्मूला जैसा लग रहा है। क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी को देखना है, यहाँ पे वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन है, एक्स के, यहाँ पे भी वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन है, एक्स के। तो यहाँ पे मुझे देख करके पता चला कि इन दोनों को कंपेयर आराम से किया जा सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इज 9 एंड 2as, तो 2a का वैल्यू कितना होगा, -4। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी is equals to 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में हाँ आया सर, सेम आया। है ना। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कभी कभी। और ऊपर वाले में भी देखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन जो था, सॉरी वेलोसिटी जो था, वो भी उसी तरीके से आ रहा था, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में आ रहा था, है ना। इसीलिए हम लोग यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। सर सर वेलोसिटी -3 हो सकता है? क्या वेलोसिटी, -3 हो सकता है? अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि +3 होगा या -3। क्यों, क्योंकि यू स्क्वायर होता है, जब भी यू स्क्वायर होगा तो अंदर प्लस है या माइनस है हमें क्या पता चलने वाला है। अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक कार है जो कि रेस्ट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। एक कार स्टार्टेड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट at a constant rate अल्फा। ठीक है, अल्फा इज द एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो अल्फा से एक्सेलरेट करा। आफ्टर दैट इट deaccelerates at a constant rate beta। deaccelerates
with constant rate beta and then come to rest and comes to rest, मतलब अल्फा से एक्सेलेरेट करा और कुछ टाइम के बाद वो बीटा से डी एक्सेलेरेट करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली रुक गया। इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी, मतलब इफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी बोल लो is t, then find the maximum velocity during the journey। सॉल्व करो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाँ कोई सर, भी v इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो जो कार है आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा और फिर वो रिटार्ड करना स्टार्ट किया विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ रिटार्डेशन ऑफ बीटा और फाइनली वो रेस्ट पे आ गया। मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वी वेलोसिटी हो गई 0। बीच में कहीं ना कहीं पे उसकी वेलोसिटी हुई होगी मैक्सिमम और वो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हुआ है वो मुझे निकालना। अगर मैं इसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो अल्फ़ा से स्लोप होगा और डी एक्सेलरेट करा और फाइनली रुक गया तो ये बीटा से, तो इसका स्लोप है बीटा और इसका स्लोप होगा अल्फ़ा और टोटल टाइम कितना लगा है टी लगा है तो ये टाइम होगा t1 और ये टाइम होगा t2 एंड t1 प्लस ऑफ t2 कितना होने वाला है t होने वाला है। सो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो भी वेलोसिटी होगा, मान लो कि ये v मैक्स है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि t1 टाइम में वो v मैक्स पहुँचा है और t2 टाइम में वो 0 पहुँच गया। तो 1 2 3 स्टेट है तो 1 2 स्टेट वाले के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगा है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी वाला। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v मैक्स, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये अल्फा इंटू t1। सो t1 कितना हो जाएगा v मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा। सेम वे में हम लोग t2 निकाल सकते हैं। कैसे, 2 एंड 3 के लिए इक्वेशन लगाया तो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना v मैक्स और अल्फा की जगह पे बीटा लिखेंगे हम लोग इंटू t2। इधर से हमारे पास t2 आ जाएगा दैट इज v मैक्स डिवाइडेड बाय बीटा। अब दोनों को ऐड करना है मुझे, t1 प्लस ऑफ t2 किसके बराबर है t के बराबर, तो दोनों का वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा v मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस v मैक्स डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल्स टू t। सो v मैक्स इज इक्वल्स टू, कॉमन ले लिया 1 अपन अल्फा प्लस 1, हाँ तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अगर तुमसे पूछे कि किस पोजीशन पे वो मैक्सिमम हुआ वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, है या नहीं, किस पोजीशन पे हुआ तो वो फार्मूला लगा दो, पोजीशन हमें पता चल जाएगा किस जगह पे हुआ। चलो तो ये चीज़ हो गया। एक क्वेश्चन दिया गया दूसरा कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया h हाइट से, ठीक है, ये h हाइट से ड्रॉप किया गया है बॉल को, तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज a function of x।
एज ए वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ, नॉट एज अ फंक्शन, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एज्यूम करना है कि ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, ग्राउंड के नीचे नेगेटिव डायरेक्शन है। सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली जेई में आया था। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं और मैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखूंगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, एक मिनट। तो इस तरफ और इस तरफ मैंने ले लिया, एक तो वेलोसिटी होगा और एक डिस्प्लेसमेंट। तो कोऑर्डिनेट। हाँ, जब t इज इक्वल्स टू 0 से इस जगह से रिलीज़ किया गया तो उस समय जो इसके पास वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। लेकिन जो पोजीशन था वो पोजीशन कितना था, x इज इक्वल्स टू h था, H है ना, प्लस ऑफ h था। तो पोजीशन अगर इस जगह पे है तो वो h यहाँ पे होगा, बराबर। और जब ये इस जगह से मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो क्या होगा, नीचे जाएगा और नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, फाइनली वो इस जगह पे पहुंचेगा। इस जगह पे पहुंचेगा तो अब पोजीशन क्या हो जाएगा, 0। तो पोजीशन जो 0 होता है वो इस जगह पे होगा कहीं ना कहीं पे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वो होगा किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, विच इज़ नेगेटिव, बराबर। तो नेगेटिव इधर होगा। तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कैसे कनेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंदर तो हम लोग वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, डेट मीन्स पैराबोला बनेगा, है ना। साइन वगैरह नहीं पुट कर रहा हूँ, मैं बस देखना चाह रहा था कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये हमारा पैराबोला है। तो ये जो 2 पॉइंट कनेक्ट करूँगा मैं उसको पैराबोला से कनेक्ट करूँगा। तो ये इस लोकेशन से इस लोकेशन तक चला गया इस तरीके से करके। और फिर जब वापस से रिबॉन्ड करेगा तो रिबॉन्ड करने पे ये ऊपर जाएगा। रिबॉन्ड करने पे जब ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी क्या वहाँ पे उतनी वेलोसिटी होगी, डिपेंड करता है कि ये कैसा सरफेस है। अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि कम है, तो कम है तो ये जो था मैग्नीट्यूड में उससे तो कम ही होगा। और क्या उतना हाइट तक पहुँच पाएगा, नहीं, तो कम ही हाइट तक पहुँच पाएगा। तो ये फिर से वापस से ऐसा करके जाएगा, ऐसा। तो ये इसका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ग्राफ है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक अच्छा एक क्वेश्चन था। सर डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ ड्रॉ करना है ना? कौन सा? अच्छा, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है क्या? इसको पोजीशन कर लो, हाँ सर। पोजीशन कर लो। डिस्प्लेसमेंट अगर देखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को किस जगह से लेना पड़ेगा, इनिशियली इस जगह से लेना पड़ेगा जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है ना। तो ये इस जगह से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, लेकिन ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस, और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में और s भी नीचे की डायरेक्शन में, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा तो वो ऐसा होगा,
डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का, तो जब टाइम 0 था उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 था। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 था। और जब और वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी भी 0 था। और जब वो नीचे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एच। और जब वो नीचे पहुंचा डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ एच, वेलोसिटी हो जाएगा मैक्स, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस। तो तुम्हारे पास देखो क्या मिला, इस जगह से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, है ना, काइंड ऑफ इस जगह से स्टार्ट हुआ और वो ऐसा करते हुए ऐसा जाएगा, यहाँ पे जा कर के रुकेगा। यहाँ पे क्या हो गया है? वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम। सर और अगर मैंने ये माइनस ऑफ एच लिया तो फिर मुझे इसको इस तरफ ड्रॉ करना होगा। अगर मैंने माइनस लिया है तो फिर ये इस तरफ ड्रॉ हो जाएगा। तो तुम्हारा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ सर। ऐसा इंक्रीजिंग होगा, मतलब x जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगा। तो दो तरह के पॉसिबिलिटी हैं, तो मुझे बताना ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। कौन सा बनेगा? सेकंड। 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 सेकंड होता है पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड, और फर्स्ट वाला होता है पैराबोला लेफ्ट या फिर पैराबोला राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये चीज़ है हमारा y और ये चीज़ है हमारा x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आ रहा है क्या? अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, लेकिन इस टाइप का फंक्शन होता है तो पैराबोला लेफ्ट या राइट होता है। बराबर है? तो ये जो कर्वेचर बन रहा है ये पैराबोला लेफ्ट में आ रहा है, ये पैराबोला डाउनवर्ड में आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे करके ले जाएंगे, यहाँ पे जाएगा और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ऑफ एच में हो जाएगा। अब वापस से रिबाउंड करके ऊपर जाएगा तो इस बार वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम से छोटा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अभी पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ, वेलोसिटी का पॉइंट डिसाइड हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट अभी भी अगर हम लोग उसी को इनिशियल पोजीशन माने जहाँ से गिरा है वो, तो अभी भी वो एच डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। तो लोकेशन कैसा आएगा? यहाँ पे आएगा। समझ में आएगा? और फिर से कर्व हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जब फाइनली वो ऊपर हाइट पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी होने वाली है 0 और डिस्प्लेसमेंट फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ये ग्राफ ऐसा करके जाएगा नीचे। आया ना? सर बोलो। सर तो फिर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सेम ही होता है ना, खाली वो यूनिट्स नहीं का नहीं 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 शिफ्टिंग नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, देखो हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया। जैसे मैंने पोजीशन बोला, पोजीशन को हमने किस जगह से डिफाइन करा? ग्राउंड के इस लोकेशन से 0,0, और ये हो गया हमारा पार्टिकल फेंका गया यहाँ से। जैसे तुमने डिस्प्लेसमेंट बोला तो हमारा इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाता है, क्योंकि बॉल को इस जगह से रिलीज़ किया गया है तो हमारा इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ सर, वही मतलब मैं वो शेप की बात कर रहा था। शेप तो सेम ही होगा, दोनों का पैराबोला होगा, बस उसी को अरेंज करने की ज़रूरत है हम लोग को। सर, हाँ बोलो। जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बना है वो बॉल बाउंस करने के बाद का है ना? हाँ, बाउंस करने के बाद का है वो। ओके सर। तो
ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया ये रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें तो कुछ बचा नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर शायद सेकंड वाला ग्राफ गलत है। क्या है उसमें बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब जब बॉल बाउंस हो रहा है तो वो पहले भी नेगेटिव ही होगा ना, मतलब बाउंस करने बाद जब तक वो अपने हाँ तो नीचे ही डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। निगेटिव ही तो दिख रहा है। अरे नीचे वेलोसिटी निगेटिव है, नीचे वेलोसिटी निगेटिव है और ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है। नहीं समझ में आया अभी भी तुम्हें? ये हाँ डिस्प्लेसमेंट समझा सर। नेगेटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब बताओ, अभी मैं भी डाउट है? डिस्प्लेसमेंट अभी भी डाउट है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट को वाई में समझ रहा था। हम्म हम्म, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आ, चलो क्वेश्चन ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग along the same straight line, along the same straight line, एक ही लाइन में वो जा रहा है। आर लिविंग पॉइंट ए with an acceleration of a, ठीक है, ये पार्टिकल ए है, वो एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट हुआ एंड इनिशियल वेलोसिटी 2u से। पार्टिकल बी जो है, इनिशियली दोनों ए और बी सेम पॉइंट पे था, स्टार्ट किया t इज इक्वल्स टू 0 पे, आगे की डायरेक्शन में चलना, और ये जो भी है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2a एंड इनिशियल वेलोसिटी जो था डेट इज u, बराबर। तो क्वेश्चन पूछा गया, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट with respect to the initial location when one object overtakes the other, ठीक है, kind of when one object overtakes other, then find the distance moved by ए के कारण से निकालो या फिर बी के कारण से निकालो, दोनों चलेगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए, दोनों तो ऐसे भी सेम होने वाला है। सॉल्व करो इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसको देखो, एक ग्राफ के तरीके से भी देखेंगे हम लोग और एक नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे। पहले ग्राफ के तरीके से देख लेते हैं। जो ए वाला पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में कितने से चलना स्टार्ट किया, वो इस डायरेक्शन में 2u से, है ना, वो 2u से चलना स्टार्ट किया, और जो बी वाला पार्टिकल था वो भी सेम लोकेशन से u से चलना स्टार्ट किया। दोनों का एक्सेलरेशन दे रखा था, ये a से एक्सेलरेट किया और ये 2a से एक्सेलरेट करा। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे सबसे आगे कौन भाग जाएगा, a या b? बी। B. कौन भागेगा, a भागेगा आगे या b भागेगा? बी भागेगा। B. a भागेगा, बी a भागेगा, क्योंकि a की स्पीड जो है वो 2u है और b की स्पीड क्या है, u है। सर एक्सेलरेशन तो 2 है, अरे एक्सेलरेशन बाद में आएगा, पहले वेलोसिटी होता है। मान लो कि इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन है तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सबसे पहले ही आगे निकल जाएगा, 100 वाला, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ए है, पहले आगे भाग जाएगा। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहूँ वी टी कर्व पे, तो ये जो होगा
ये आगे निकल जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा 2u से। तो इसका 2u होगा और एक्सेलरेशन कितना a होगा। तो 2u जो होगा वो तो इस जगह पे होगा और लेकिन इसका स्लोप जो है वो a है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, स्लोप ऐसा है। और दूसरा जो u से जा रहा है वो नीचे होगा लेकिन उसका स्लोप कितना होगा 2a होगा, तो ये ऐसा जाएगा। और फाइनली वो एक दूसरे को कट करेगा, जहाँ पे भी कट करेगा वहाँ पे उस टाइम पे क्या होने वाला है, ओवरटेक करने वाला है, वो एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगा। तो ये टी टाइम अगर तुम्हें चाहिए तो निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, दोनों का एरिया, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, तो वो तुम इक्वल कर सकते हो। अब अगर नॉर्मल वे में देखें तो पहले वो आगे निकल जाएगा, सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है ना? डिस्प्लेसमेंट देता है ना, लेकिन आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है ना। नहीं समझ में आया, ऊपर बोल रखा है ना स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ए आगे निकल जाएगा और फिर बी धीरे 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 अपना वेलोसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाते 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 वो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको ओवरटेक कर लेगा। तो मान लो इस जगह पे वो ओवरटेक कर लिया, फाइनली ओवरटेक कर लिया, तो इन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, सेम, x1 एंड x2। तो x1 भी टी टाइम के लिए चला है और x2 भी टी टाइम के लिए चला है, तो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, u कितना है, ये था आई थिंक 2u, और प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और x2 कितना होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, सही है ना, देखो 2 है, हाँ। और इन दोनों को इक्वल कर लो, x1 इज इक्वल्स टू x2, 2ut प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ut प्लस a टी स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, ut इस तरफ आ जाएगा और इसको उस तरफ कर लो, हाफ ऑफ at स्क्वायर, सही है क्या, देखो हाँ सर। ठीक है। अब इधर से तुम्हारा टाइम निकल गया कि कितने टाइम में ये ओवरटेक कर रहा है, विच इज़ 2u बाय a, 2u/a। इतने टाइम में ओवरटेक करा, तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो निकाल सकते हैं, x1 ही निकाल लो, 6u² a। 2u 6u²/a। हाँ, विच इज़ 6u² a, ये आ जाएगा आंसर। अब ऊपर वाले से तुम चाहो तो वही काम कर सकते हो, एरिया निकाल करके इक्वल कर लो। समझ में आया क्या? तो सर 6u²/a आएगा ना? हाँ, तो 6u² a लिखा है ना मैंने, देखो ठीक से।